बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। सबसे पहले सरदार उमर नज़ीर कश्मीरी का एक इम्पॉर्टेंट पैगाम है आज़ाद कश्मीर से। वो पैगाम मैं आपके सामने रखता हूँ और बड़ी अहम चीज़ें हैं आज़ाद कश्मीर से जो मुझे अब पता चली और कुछ सबूत भी मेरे पास आए हैं। लेकिन साथ में पीपल्स पार्टी और PMLN भी आपस में लड़ रहे हैं। लेकिन उनकी लड़ाई की हैसियत सिर्फ इतनी है जैसे दो आवारा जानवर सड़क पे आपस में लड़ रहे हैं और आप वहाँ से गुजर रहे हैं रास्ते में और आपको पता चलता है अचानक दो आवारा जानवर आपस में लड़ पड़ते हैं, तो आप एक पत्थर उठा के उन्हें मारते हैं कि चलो दौड़ जाओ यहाँ से। बस अवाम की इतनी दिलचस्पी है। PMLN और पीपल्स पार्टी की लड़ाई में अवाम की सिर्फ इतनी सी दिलचस्पी है कि नूरा कुश्ती है, इधर आपस में लड़ते रहेंगे, फिर हड्डी के ऊपर इकट्ठे हो जाएंगे। एक ही इनका मालिक है, ये वहीं जाके दुम मिलाएंगे, वहीं जाके जो है वो ये बूट चाटेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। इनकी इतनी औकात है, लोग इनको सीरियस नहीं ले रहे। लेकिन असल मामला तो लाशें गिरने का है, जिससे तवज्जो हटाने के लिए ये आपस में जाली लड़ाई कर रहे हैं। उमर नज़ीर कश्मीरी ने बताया कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट की जानिब से बदतरीन जारहियत की गई है, स्टेट फायर किए गए हैं। इतलात के मुताबिक 3 दिन में 40 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, सैकड़ों अफराद जख्मी हो चुके हैं, बदतरीन दहशतगर्दी की गई है। वो हथियार इस्तेमाल किए गए जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर होने चाहिए, जो हिंदुस्तान पे इस्तेमाल होते हैं। जदीद हथियारों का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर की निहत्ती अवाम पर किया गया। ये बहुत बड़ा जुल्म और बर्बरियत है। ना हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, ना पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ लड़ाई है, ना ही पाकिस्तानी इदारों के साथ है और ना ही हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हम अपने बुनियादी हुकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं। हम तालीम, सेहत, इंफ्रास्ट्रक्चर, अपनी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वो हम अपने हक़ के मलकियत के लिए, हक़ के हुक्मरानी के लिए एक पुरअमन स्ट्रगल हम कर रहे हैं। और ये हमारा एक एहतजाज है, पुरअमन है, वो चल रहा है। तो साथ उन्होंने ये भी बताया कि इनका जो ये एक चेहरा इन्होंने बनाया हुआ था, छोटा भाई बड़ा भाई पाकिस्तान कश्मीर का, वो भी बेनकाब हो गया पूरी दुनिया के सामने। भारतीय फौज की तरफ से हमारे जम्मू कश्मीर के अवाम पर जो जुल्म बर्बरियत होता है, यहाँ का जुल्म उससे कई गुना ज़्यादा हो चुका है। पिछले 53 दिनों में हमारी 100 से ज़ायद शहादतें हो चुकी हैं, 1000 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। ये तो बड़ी खौफनाक सिचुएशन है जो उमर नज़ीर कश्मीरी साहब बता रहे हैं। इनके अपने भाई भी शहीद हुए, लेकिन देखिए उसका भाई शहीद हुआ है, उसके 4-5 जुमलों में आपको पूरी बात समझ आ जानी चाहिए कि कसूर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का है, जॉइंट एक्शन कमेटी वालों का नहीं है। वो क्या कह रहा है, अभी भी आप उसकी बात को गौर से सुने। ना हमारी लड़ाई पाकिस्तान के साथ है, ना पाकिस्तानी फोर्सेस के साथ है, ना पाकिस्तानी इदारों के साथ है और ना ही हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं। हम अपने बुनियादी हुकूक की जद्दोजहद कर रहे हैं। ये उमर नज़ीर कश्मीरी ने कहा। इस बात को समझना चाहिए पाकिस्तानी रियासत को और रियासती इदारों को और पाकिस्तानी लोगों को, लेकिन कोई बात को समझने के लिए तैयार नहीं है। आलमी मीडिया इन खबरों को छाप रहा है। न्यूयॉर्क टाइम ने इसको छापा, गार्डियन ने इसको छापा, अल जजीरा में छपी है। बाकी इंडिया तो इन खबरों को बहुत उठाता है। पूरी दुनिया के जो बैनुल अक़वामी अखबारात हैं वहाँ पे ये खबरें छप रही हैं और पूरी दुनिया में इस वक्त एहतजाज की मनसूबाबंदियाँ हो रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हों या ओवरसीज़ कश्मीरी हों, ये बरतानिया से लेके यूरोप तक बहुत बड़े एहतजाज प्लान कर रहे हैं। आने वाले दिनों में आपको अमेरिका में, यूरोप में, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में, यानी जहाँ जहाँ पाकिस्तानी मौजूद हैं, आपको वहाँ पे सवाए उन मुल्कों के जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, उसके अलावा आपको बहुत सारे ममालिक में एहतजाज की खबरें मिलेंगी। जर्मनी में एक बड़ा एहतजाज प्लान किया गया है। इसी तरह एक एहतजाज की प्लानिंग मैं सुन रहा था कि स्पेन में की गई है, इटली में एहतजाज की तैयारियां हैं। तो हर जगह पे ये अगस्त के महीने में आपको बहुत ज़्यादा एहतजाज सुनने और देखने को मिलेगा। यूरोपीय ममालिक में, अमेरिका में, बरतानिया में, हर जगह आप देखेंगे कि लोग निकल निकल कर एहतजाज करेंगे। और एहतजाज इस वजह से भी कि अवाम के हक में डाका डाला गया है। अभी ये PMLN और पीपल्स पार्टी, इनकी लड़ाई से कम एक फ़ायदा ज़रूर हुआ कि इन दोनों ने मिलकर आसिम मुनीर साहब का जो किरदार है उसको बेनकाब किया। पीपल्स पार्टी बताती है कि किस तरीके से आसिम मुनीर साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जीता हुआ इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे के चोरी करवाया और वो PMLN की झोली में डाल दिया। इसी तरह PMLN भी बताती है कि किस तरीके से पीपल्स पार्टी ने आसिम मुनीर साहब के साथ मिलकर PTI का मैंडेट चोरी किया। एक्चुअली तो मैंडेट इन सारों ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चोरी किया है। अभी जमात इस्लामी ने बताया कि किस तरीके से एस्टेब्लिशमेंट ने कराची की 22 सीटों को 2 जमातों में बांट दिया।
एमक्यूएम में और पीपल्स पार्टी में, यानी 15 सीटें दे दी एमक्यूएम को और 60 सीटें दे दी पीपल्स पार्टी को। पीपल्स पार्टी एक भी सीट नहीं जीत सकती, ये सब जानते हैं। एमक्यूएम की भी अल्ताफ हुसैन के बाद कोई हालत नहीं है, ये भी सब जानते हैं। पीटीआई की सीटें थी, उनसे छीन ली गई। लेकिन अच्छी बात यह है कि पीपल्स पार्टी और पीएमएल-एन की लड़ाई में इन दोनों ने मिलकर फील्ड मार्शल साहब का जो किरदार था सियासी, उसे बड़े पैमाने पर बेनकाब किया है। और इन दोनों ने बताया कि किस तरीके से फील्ड मार्शल ने इन दोनों की मदद की है। यानी पीपल्स पार्टी पीएमएल-एन के पोल खोल रही है, पीएमएल-एन पीपल्स पार्टी के पोल खोल रही है। और ये वो इसलिए कर रहे हैं ताकि जो लाशें गिर रही हैं आज़ाद कश्मीर में, उनके ऊपर पर्दा डाला जा सके। अब 100 के करीब लाशें गिर गई हैं बकौल उमर नज़ीर कश्मीरी साहब के। सेनेटर मुश्ताक जो है वो दस्तूर लापता है। वो एहतजाज करने के लिए कश्मीर जाना चाहते थे, उन्हें नहीं जाने दिया। उन्होंने वहीं पे खड़े होकर नाके के पास एहतजाज किया, वापस जा रहे थे, उनको अगवा कर लिया गया। अब जब मैं ये वीडियो कर रहा हूं तो अब तक हमें नहीं पता कि साबिक सेनेटर मुश्ताक साहब कहाँ हैं। वो हमेशा ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ उठाते हैं, कमज़ोर तबकात के लिए बोलते हैं। हमेशा उन्होंने कश्मीर के लिए और फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ उठाई। 2 मरतबा इसराइल ने भी उन्हें गिरफ्तार किया, बाकायदा वो उनकी हिरासत में रहे, उनके तशद्दुद का सामना किया। लेकिन आप देखें कि सेनेटर मुश्ताक, उन्हें भी अगवा कर लिया गया है। ये है नादरीन सूरत हाल। तो अगस्त में बहुत सारे एहतजाज होंगे, वो आप देखेंगे। एक और चीज़ नादरीन, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस, कुछ वीडियोज ऐसी आई हमारे पास जहां पे नकाब पोश लोग गाड़ियां तोड़ रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। नकाब पोश लोग सादा कपड़ों में फायरिंग कर रहे हैं आज़ाद कश्मीर में। लेकिन क्योंकि जो आज़ाद कश्मीर के नौजवान हैं उन्हें एक बात समझ आ गई है कि आपने वीडियो बनानी है एंड तक और सबूत इकट्ठे करने हैं। तो ये नकाब पोश लोग जब फायरिंग वायरिंग करते हैं और उनकी वीडियो बनाई जाती है ताकि बाद में ये कहा जा सके कि ये देखें आज़ाद कश्मीर के लोग फायरिंग कर रहे हैं, तो जो कश्मीरी नौजवान है वो इनकी वीडियो बनाते रहते हैं, हत्ता कि ये सिक्योरिटी फोर्सेस के पास जाके खड़े हो जाते हैं। यानी किसी जगह पे नकाब पोश अफराद आते हैं, वो आकर फायरिंग करते हैं और उसके बाद वही वाले नकाब पोश अफराद जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़े हुए गप्पे लगाते हुए भी दिखाई दे देते हैं, या उनके साथ आते हुए और जाते हुए भी दिखाई देते हैं। तो ये आज़ाद कश्मीर के नौजवान जान पर खेल के एक एक वीडियो बना के सबूत इकट्ठे कर रहे हैं ताकि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन उनके खाते ना डाला जा सके। अभी कुछ साबिक फौजी अफसरान हैं, उनके अकाउंटों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोस शेयर की गई हैं। एक वीडियो में दिखाया गया कि कश्मीरी खड़ा है, वो फायरिंग कर रहा है और बाकी आसपास के लोग बिल्कुल इररेलेवेंट हैं उस फायरिंग से, बल्कि उसके पास से एक मोटरसाइकिल वाला 2 लोग गुजरते हैं, वो उसी तरफ जा रहे हैं जिस तरफ को वो गोलियां चला रहा है और वो जा रहे हैं उधर को। यानी लोगों को ये बेवकूफ़ समझते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वीडियोस फायरिंग की रिटायर फौजी लगा रहे हैं। अभी तुमने सारी जिंदगी बंदूक के साथ गुजारी है, कम से कम तुम्हें तो इतना पता होना चाहिए कि ये जाली वीडियो बनी हुई है, इस तरह के माहौल में ऐसे फायरिंग होती ही नहीं है और ये वीडियो जाली बनी हुई है और वो आदमी उसी से मत जा रहे हैं, लोग वहीं से गुजर रहे हैं जहां वो गोलियां चला रहे हैं, लोगों को लगी नहीं। ये बहुत अजीब सूरत हाल है। प्रोपेगेंडे का एक दौर है और सब मिलकर प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और ये साबित करने में लगे हैं कि जिन कश्मीरियों को हमने हमेशा अपनी शारक कहा और उन्हें अपने दिल के करीब रखा, आज वो सारे गद्दार हो चुके हैं। माजी में ना इन्होंने, अब मैं क्या बार बार आपको बताऊं, इन्होंने सबको ही गद्दार करार दिया है। सबसे पहले कायदे आजम को लापता करके पहुंचा दिया जियारत में, ना कायदे आजम से पहले ना कायदे आजम के बाद। आज तक किसी को भी डॉक्टर ने जियारत में नहीं भेजा, अकेला कायदे आजम है जिसको जियारत में भेजा था। टीबी होगी, इनका इलाज वहां पे होगा। भाई उनको इतनी हाइट पे आपने भिजवा दिया जहां पे वैसे ही सांस लेने में दुश्वारी होती है। तो ये एक्चुअली कायदे आजम की अबडक्शन हुई थी, उन्हें जबरी तौर पे लापता किया गया था। ये दावा किया जावेद हाशमी साहब ने और उन्होंने बड़ी अच्छे दलाइल भी दिए अपने दावे के हक में। फातिमा जिन्ना भी गद्दार, लियाकत अली खान भी गद्दार, जुल्फ़िकार अली भुट्टो भी गद्दार, शेख मुजीब भी गद्दार, फिर उसके बाद जनाब जितने सियासतदान आए, बेनज़ीर भी गद्दार, नवाज शरीफ भी गद्दार, इमरान खान भी गद्दार और अब्दुल गफ्फार भी गद्दार, फिर जो आपका एएनपी है ये भी गद्दार है, एमक्यूएम भी गद्दार है। कोई पाकिस्तान में मुहिब वतन है कोई एक, मुझे कोई सहाफ़ी भी गद्दार है, जज भी गद्दार है, वकील भी गद्दार है, कोई एक मुझे पाकिस्तानी फौज के अलावा कोई आप मुझे एक इदारा या कोई एक पॉलिटिकल पार्टी या कोई एक ऐसा मुआशरे का हिस्सा दिखा दें जिसके ऊपर गद्दारी का फतवा ना लगाया गया हो। बाकी सारे ही गद्दार हैं। बस पाकिस्तान के जो मिलिट्री जनरल्स हैं जो रिटायरमेंट के बाद फौरी तौर पे बैरून मुल्क अपने कारोबार सेट करते हैं, सिर्फ वो गद्दार नहीं है। वो मिलिट्री जनरल जिनके बच्चे बैरून मुल्क पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा पैसा वहाँ पे वो खर्च करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, जो उनकी तनख्वाहों से बहुत दूर की और ऊपर की बात है, लेकिन इसके बावजूद वो गद्दार नहीं है। जजीरे खरीदने वाले भी गद्दार नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी
फूड चेन्स बनाने वाले भी गद्दार नहीं है, रिटायरमेंट के बाद बड़े अहम ओहदे ले लेने वाले भी गद्दार नहीं। गद्दार सिर्फ हम लोग ही हैं। ब्यूरोक्रेट गद्दार होगा, पुलिस वाला गद्दार होगा, ये बेचारा महकमा माल वाला गद्दार होगा, कोई सियासतदान गद्दार होगा, कोई सहाफ़ी गद्दार होगा, कोई मौलवी गद्दार होगा, कोई बेचारा दीनी शख्स है वो गद्दार होगा, पठान गद्दार होगा, मुहाजिर गद्दार होगा, पंजाबी गद्दार, सब गद्दार हो सकते हैं, लेकिन कोई जर्नैल कभी गद्दार नहीं हो सकता, गद्दार नहीं हो सकता। उनके अलावा सबके ऊपर यह ठप्पा पाकिस्तान में बार बार लगाया गया। अब नाजरीन, सिचुएशन पाकिस्तान में यह है कि जिन इदारों को इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ना था वो आज़ाद कश्मीर में मार कुटाई में लगे हुए हैं, वो बलूचिस्तान में मार कुटाई में लगे हुए हैं, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को धमकियां दे रहे हैं कि तुम फाइनल कॉल की तरफ जाओगे तो हम भी फाइनल ये कर देंगे, तो ऑपरेशन कर देंगे, तो क्रैक डाउन कर देंगे। वो बंदोबस्त कर रहे हैं कि जजों को काबू कैसे करना है, वो तरीके ढूंढ रहे हैं कि 28वीं आईनी तरमीम कैसे लेकर आनी है। आप अंदाजा करें सियासत कैसे करनी है, वो इसमें लगे हुए हैं। और दूसरी जानिब आप ये हंगू का एक इंसिडेंट हुआ चेक पोस्ट के ऊपर, खदेना चेक पोस्ट है हंगू में, वहां पे दहशतगर्दों का एक बड़ा खौफनाक हमला हुआ जहां एक डीएसपी दियार खान शहीद हो गए। इनके बारे में जो इब्तदाई इतलात आई वो ये कि ये बड़ी बहादुरी के साथ लड़े हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके अहले खाना को सबको सब्र अता फरमाए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। डीएसपी दियार खान साहब ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला किया और वो शहीद हो गए। और इनके साथ इस दहशतगर्दी के हमले में 11 पुलिस एहलकार भी शहीद हुए हैं। अब ये इब्तदाई इतलात हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा 32 पुलिस वाले जख्मी भी हो गए हैं। टीटीपी ने जिम्मेदारी कबूल कर ली है इस वाक़े की और ये दावा किया है कि उन्होंने कुछ एहलकारों को अगवा भी कर लिया है या यरगमाल बना लिया है। ये जो खबर है रिफतुल्लाह और ज़ई साहब ने भी दी है, दीगर कुछ और सहाफ़ियों ने भी दी है। इसके अलावा स्वात के इलाके में भी दहशतगर्दी का वाक़या रिपोर्ट हुआ। तो ये मल्टीपल इंसिडेंट्स खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं। बलूचिस्तान चले जाएं तो सरहदों को वहाँ पर रेगुलेट करने की बजाय उनको बंद कर दिया गया है, जिससे बहुत बड़े पैमाने पर लोगों के सारे कारोबार बंद हो गए। अब बलूचिस्तान का जो ज़िला नोशकी है वहाँ पे कर्फ्यू लगाया हुआ है, लोगों का कारोबारी ज़िंदगी मुकम्मल तौर पे बंद है। तशद्दुद और अगवा के वाक़यात बढ़ रहे हैं, दहशत गर्दाना कार्रवाइयों में इजाफा हो रहा है, रोज़गार की बंदिश है, जराइम में इजाफा हो रहा है। बलूचिस्तान को तबाही के दहाने पर पहुँचा दिया इन लोगों ने। और आज भी बलूचिस्तान का जो हल है वो सियासी लोगों के पास है। मिलिट्री ऑपरेशन में या ताकत के बलबूते पे या डंडा उठा के या गोली चला के आप बलूचिस्तान के मसले का हल नहीं कर सकते। जबरी तौर पे गुमशुदगियां इस मसले का हल नहीं है, बल्कि वो खुद एक बहुत बड़ा मसला है बलूचिस्तान का। सियासी लोगों को जब तक मैंडेट नहीं दिया जाएगा या मौका नहीं दिया जाएगा, अवामी मुंतखब नुमाइंदे आगे नहीं आएंगे, तब तक बलूचिस्तान के जख्म नहीं भरेंगे, वहां मसाइल हल नहीं होंगे। अब नाजरीन, एक और चीज़ मैं आपको बताता हूं कि ये पाकिस्तानी अवाम को तो कुचलते हैं, मुख्तलिफ कौमियतों को तो कुचलते हैं, लेकिन जो पाकिस्तान का रस निचोड़ रहे हैं, जो पाकिस्तानियों का खून पी रहे हैं, उनको नहीं पूछते। मिसाल के तौर पे ये एक रिपोर्ट आई है और सरकारी रिपोर्ट है, सरकारी आदाद-ओ-शुमार है, सेनेट से निकल कर आ गए कमेटी में से। आदाद-ओ-शुमार ये बताते हैं कि पिछले साल आईपीपीज को जो हमने पैसा दिया उनमें 1149 अरब रुपया हमने उन्हें दिया, जो बिजली उन्होंने बनाकर हमें दी उसके बदले में। 1149 अरब रुपया जो आईपीपीज ने हमें बिजली बनाकर दी, हमने उसके बदले में पिछले साल दे दिया। लेकिन 1800 अरब रुपया जो उससे कहीं ज्यादा है वो हमने आईपीपीज को दिया कैपेसिटी चार्जेस की मद में, यानी जो बिजली उन्होंने कभी नहीं बनाई उसके बदले में हमने उन्हें बिजली बनाने से भी ज्यादा पैसा दिया। 1149 हमने दिया बिजली के बदले में और 1800 हमने दिया अरब, ये अरब है, 1800 अरब ये हमने दिया बिजली ना बनाने का पैसा। फिर इस साल जो है वो अप्रैल तक एनर्जी चार्जेस में हमने 1023 अरब रुपया दे दिया और अप्रैल तक हमने कैपेसिटी चार्जेस की मद में 1430 अरब रुपया दे दिया। अब ये 2000 अरब तक जाएगा जब साल पूरा हो जाएगा, आप अंदाजा करें। ये कैपेसिटी चार्जेस है। तो गुज़िश्ता 5 सालों में जब से शहबाज शरीफ साहब आए हैं और आकर बजट पेश कर रहे हैं, हमने आईपीपीज को कुल 7275 अरब रुपए के कैपेसिटी चार्जेस दिए। 7275 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस हमने दे दिए आईपीपीज को गुज़िश्ता 5 सालों में। ये पता कितना पैसा बनता है? ये बनता है 26 अरब डॉलर से जायद। 26 अरब डॉलर। एक अरब डॉलर के लिए आप नाक रगड़ते हैं, कशकोल लेकर फिरते हैं पूरी दुनिया में, एक अरब डॉलर के लिए।
और यहां पे 26 अरब डॉलर आपने आईपीपीज को दे दिया। ये आईपीपीज 108 हैं। मेरे ख्याल में इनमें से ज्यादातर आईपीपीज की इतनी कॉस्ट ही नहीं होगी जितना पैसा इन्होंने कैपेसिटी पेमेंट की मद में ले लिया। यानी एक इन्होंने मंसूबा लगाया, उसके ऊपर जो मुफ्त में पैसा मिला वो पैसा इतना ज्यादा हो गया कि मंसूबे की लागत भी उसमें से निकल गई, और हुकूमत ने जब ये मंसूबे लगाए गए तो इन पे बहुत सारी ड्यूटियां और चीजें माफ की थी। यानी इनके तो सारी उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में, और इनको पूछने वाला कोई नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे सियासतदानों के और एस्टेब्लिशमेंट के लोगों के फ्रंटमैन हैं, और ये दिन रात पैसा बना रहे हैं और जेबें भर रहे हैं। ये जो 108 आईपीपीज हैं, इनमें से 75% ऐसे हैं जिन्हें कभी चेक ही नहीं किया गया। ये भी इंकशाफ सेनेट की कायमा कमेटी में हुआ, एमएल वली खान साहब बता रहे थे। इनमें से 108 में से 75 ऐसे हैं जिनका कभी विजिट ही नहीं किया गया, जिनको चेक ही नहीं किया गया। यानी 75% ऐसे हैं, लगभग 78 है उनकी तादाद, 78 या 80 उनकी तादाद है जिनका कभी विजिट किया ही नहीं गया। अंदाजा कीजिए आप, कोई गया ही नहीं वहां पे देखने के लिए कि यहां पे बिजली बन भी रही है या नहीं बन रही। बस वो कहते हैं ये बिल बनाकर भेज देते हैं, वो बिल हमें रिसीव हो जाता है और हम इन्हें पेमेंट कर देते हैं, और जो पेमेंट नहीं करते वो पेंडिंग हो जाती है। अब आप अंदाजा करें कि कोई चेक करने वाला भी नहीं है इन्होंने कितनी बिजली बनाई, कैसे बनाई, कितने की बनाई, किस तरह डिलीवर की, कहां पे वो बिजली गई। ये बिल बनाकर दे देते, वो पैसे दे देते हैं उन्हें, और कैपेसिटी पेमेंट भी दे देते हैं उन्हें। ये इस तरीके से पाकिस्तान के अंदर निज़ाम चल रहा है, और ये तस्लीम किया गया कायमा कमेटी के अंदर कि जनाब हमने इसका विजिट नहीं किया, हमने इसको नहीं देखा। कर्जों के हालात हमारे क्या है, जरा ये भी जाते जाते आपको मैं बता दूं इस वक्त, क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर है, आपके साथ शेयर जरूर मुझे करनी चाहिए। कर्जों के हवाले से इस साल, ये जो अब रवा माली साल शुरू हो गया, इस साल हमने 21 अरब डॉलर के कर्जे वापस करने हैं। अब हम कितने रोल ओवर करवा सकते हैं, यानी माफी करवा लेंगे, सर इस साल वापस नहीं करेंगे, अगले साल वापस कर देंगे, तो वो अगले साल के अंदर शामिल हो जाएंगे। फिर अगले साल 21 नहीं होगा, उससे बहुत ज्यादा होगा। तो इस साल हमने 21 अरब डॉलर जो है वो वापस करने हैं कर्जों की बात में। हम 1-1 अरब डॉलर के लिए तरसते हैं। हमने अभी यूएई का थोड़ा सा पैसा वापस करना था, तो ऐसी तैसी फिरी हुई थी, लगभग कोई 200-250 मिलियन डॉलर, यानी 1 अरब डॉलर का चौथा हिस्सा शायद, या इससे भी कम हमने कुवैत का देना है, और 97 से देना है। यानी लगभग 30 साल हो गए हमने उनका पैसा वापस नहीं किया, और जितना पैसा उससे बहुत ज्यादा सूद हमने दे दिया। अंदाजा करें आप, ये पाकिस्तान की पॉलिसी है, ये पाकिस्तान की मुआशी पॉलिसी है। तो अब जनाब हमने देना 21 अरब डॉलर का कर्जा, और इनमें से 7.3 अरब डॉलर वो है जो हमने अपने डिपॉजिट्स के अंदर रखे हुए हैं, कौमी खजाने के अंदर हमने जमा करके रखे हुए हैं। 3.5 अरब डॉलर जो है वो सिर्फ इसके ऊपर सूद है जो हमने अदा करना है, और ये डाटा गवर्नर स्टेट बैंक ने सेनेट में आकर बताया, तो ये मैंने आपके सामने रख दिया। अब ऐसे में मईशत कैसे चलेगी, किस तरह चलाएंगे ये, जब लोग एतमाद ही नहीं कर रहे। भाई ये जेबें काटेंगे लोगों की। आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें 17-18% तक नीचे चली गई, इन्होंने कोई रिलीफ आवाम को नहीं दिया। क्यों नहीं दिया पता है? क्योंकि इनको पता है कि जब दोबारा जंग लगेगी तो हम दोबारा कीमतें बढ़ाएंगे, लिहाजा अभी जो बढ़ी हुई है उनको ऐसे ही रहने दो, और जितना आवाम का खून नचोड़ सकते हो नचोड़ लो। रोजाना की बुनियाद पे कीमतें इसलिए रखी थी ना कि रोजाना की बुनियाद पे नीचे ऊपर कर लेंगे, नीचे कोई नहीं करते, ऊपर ही करते रहते हैं। तो जेबें काट रहे हैं आवाम की। एक मरतबा फिर अमेरिका ने ईरान के ऊपर हमले कर दिए हैं, और ईरान अब जवाबी कार्रवाइयां करने जा रहा है। वहां पे सुलह का कोई रास्ता अभी फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।